आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ पंकज। आपका शहर आपकी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर में सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां 2 दिन से लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस जारी है। बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हमले एक दूसरे पर जारी हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल पहलगाम में आतंकी हमले, आतंकियों के मारे जाने और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की ओर से विस्तार से जानकारी दी, बल्कि विपक्ष पर कड़ा प्रहार भी किया। शाह ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम कह रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तानी थे, तो इसका सबूत क्या है? तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास सारे सबूत हैं। अमित शाह ने कहा कि 2 आतंकवादियों के नाम पाकिस्तानी वोटर लिस्ट में हैं। उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट मिली। हथियारों की फॉरेंसिक जांच से साबित हुआ कि मारे गए आतंकियों ने ही पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या की थी। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा है। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों की सजा आज पूरा देश झेल रहा है। ये पूछते हैं कि आतंकी कहां से आए, तो मैं उन्हें बताता हूं कि वे पाकिस्तान से आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पार्टीशन की गलती न की होती तो आज न पाकिस्तान होता और न आतंकी। प्रियंका गांधी ने पूछा, गृह मंत्री ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने विदेश नीति पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलवामा हमले वाली गाड़ी अभी तक क्यों नहीं पकड़ी गई। सपा सांसद डिंपल यादव ने पूछा, सीज फायर करना भी तो इसका ऐलान अमेरिका ने क्यों किया। राहुल गांधी बोले, हम और पूरा विपक्ष पाकिस्तान के मामले में सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के साथ था। राजमंत्री पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध की ऑपरेशन सिंदूर से तुलना की है। तब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर नया देश बनाया था। तब प्रधानमंत्री ने अमेरिका की परवाह नहीं की थी, सेना को पूरी आज़ादी दी थी और 1 लाख सैनिकों को सरेंडर कराया था। इस सरकार में पॉलिटिकल विल है ही नहीं। आपके पास लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। भारत सरकार ने सरेंडर किया। सरकार ने पायलटों के हाथ बांध दिए। सीडीएस के बयान का जिक्र किया और कहा, सरकार ने हमारे विमानों का नुकसान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे चैलेंज किया कि कहा, अगर उनमें दम है तो आज संसद में बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने 29 बार बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी इंदिरा गांधी का 50% भी होते तो आज सच्चाई बोल देंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पर तीखे हमले किए। उधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जोरदार हमला किया। खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री शाह को जिम्मेदारी लेकर गृह मंत्री की कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के एलजी ने माना ये सुरक्षा में चूक है, तो गृह मंत्री बताएं कौन जिम्मेदार है। उधर खड़गे ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग हमें गद्दार बताते हैं, जबकि गद्दारी खुद ये लोग ही कर रहे हैं। खड़गे के इस तरह के शब्दों पर भाजपा के जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और कार्रवाई से ऐसे शब्दों को निकालने की अपील की। इस पर दोनों में बहस हो गई। बाद में दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों के लिए क्षमा मांग लिया। दोनों सदनों में बहस जारी है। करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई, पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते मान्यवर। और मैं
सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर ये हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। और ये हमें पूछते थे मान्यवर अभी 25% बाकी। पूरे घटनाक्रम, पूरी खबर पर हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा साथ में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या रहा आज का पूरे दिन के घटनाक्रम में क्या चल रहा है। प्रवेश, अभी लेटेस्ट बात करेंगे अभी तो प्रधानमंत्री शायद सदन में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शायद एक बात कही है कि उनको विश्व के किसी भी देश से कोई फोन नहीं आया, कोई भी प्रेशर नहीं आया सीज फायर करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये बोला कि उनको अमेरिका के उप प्रधानमंत्री ने फोन करके बताया था कि पाकिस्तान शायद बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है आने वाले एक दिन में। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि हमने उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके और उसके जो सैन्य ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। क्या पूरा मामला है, क्या बातें हुई है सदन में, कुछ हमको जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष जो है सदन में हंगामा कर रहा था, मांग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, तो चर्चा का वो दिन आया। और मैं आपको बता दूं कि शुरू से अगर देखें तो विपक्ष एक रणनीति बनाकर आया था और सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इस समय चल रहा है और उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष का जो एक सवाल था कि बार बार सीज फायर जो है आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों बोला कि उन्होंने कराई है, इसका जवाब, करारा जवाब मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि 7 या 8 मई की रात को उनको अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया था। वो सेना के साथ एक मीटिंग में बिजी थे, लेकिन जब फ्री हुए उसके बाद बात हुई तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर उनको एक सूचना दी थी कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सदन में साफ तौर पर यह कहना है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति को सीधे तौर पर जो जवाब दिया गया था वो ये था कि अगर पाकिस्तान ये गलती या ये भूल करेगा, एक गोली दागेगा तो यहाँ से गोला चलेगा, और सीधे तौर पर कहे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कहीं ना कहीं उसका जवाब उन्होंने दे भी दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर है और सुबह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने एक रणनीति बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश भी जरूर की थी। जी प्रवेश, आज राहुल गांधी ने भी एक तंज कसा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर इंदिरा गांधी के 50% कैपेसिटी के प्रधानमंत्री भी अगर होंगे तो आज जो है वो सत्य को स्वीकार लेंगे। उनके इस स्टेटमेंट पर क्या कोई जवाब आया प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, सदन में अभी मोदी बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि उसमें एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है जो कि सीज फायर को लेकर था। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वो बोल रहे हैं तो धीरे धीरे विपक्ष के चुनिंदा जो सवाल है, मैं सीधे तौर पर बता दूं, विपक्ष ने जितने सवालों की लिस्ट जो है दी है उसका धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विपक्ष को जवाब देने के लिए ही मोदी जो है सदन में पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने आज सरकार को पूरी एक रणनीति के तहत घेरने की कोशिश की। और सबसे बड़ा सवाल बार बार जो इंटेलिजेंस फेल को लेकर बार बार बोले जा रहे थे, अभी सदन में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसका भी जवाब देते हुए दिखाई देंगे। आप नजर रखिए प्रवेश। एक अन्य मामले पे जानकारी लेता हूं आपसे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर फैसला टल गया है, तो क्या अब राहुल और सोनिया पर आरोप तय अभी कब होंगे, कुछ डिसाइड हुआ क्या? देखिए, आज राजधानी कोर्ट ने सीधे तौर पर मैं बता दूं, चूंकि सदन भी चल रहा है और चार्जशीट दाखिल हो गई है और चार्जशीट पे राहुल गांधी के साथ तमाम कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनके नाम शामिल हैं,
तो कोर्ट ने अभी 7 तारीख का समय रखा है, थोड़ा सा आगे को टाल दिया है, क्योंकि जैसे ही चार्जशीट पर किसी भी प्रकार का नेशनल हाईवे को लेकर मामले की बात की जाएगी तो उसमें समन जारी होने की संभावना है, इसलिए अभी कोर्ट ने थोड़ा समय लेकर उसको रोका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश, पूरी जानकारी देने के लिए। आप संसद पर नजर बनाए रखिएगा अपनी। तो कुल मिला के अभी ये संसद की कार्रवाई चल रही है वो अपनी जगह पर है, और बाकी राहुल सोनिया पर 7 और 8 अगस्त को जो डेट फिक्स हुई है उसमें सारे आरोप तय होंगे, वो एक देखने का विषय होगा आने वाले समय में। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विधानसभा में आज कांग्रेस विधायकों ने अनूठा प्रदर्शन किया। इन विधायकों ने भैंस का मुखौटा पहनकर अपने एक विधायक के सामने बीन बजाई। मुखौटे से पूछा, युवाओं को रोजगार दोगे, किसानों को बिजली दोगे, ओबीसी को आरक्षण दोगे, और मुखौटों ने सब सवालों को अनसुना कर दिया। यानी कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत सदन के अंदर चरितार्थ की। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार की स्थिति उस भैंस की तरह है जिसके सामने वो बार बार किसानों और जनता के मुद्दे बीन की तरह बजाते हैं, लेकिन सरकार मौन रहती है। पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ सतीश सिंह। सतीश, सतीश से बात करने से पहले एक बार आपको सुनाते हैं कि वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा पूरे घटनाक्रम पर। भैंस बन के क्यों आए? मैं हमारी प्रदेश की जनता को, किसानों को, युवा को, बेरोजगार को यह संकेत देना चाह रहा हूं कि भाजपा सरकार भैंस की तरह है, और सभी तरह में हम भ्रष्टाचार है, और भ्रष्ट के पैसे को हम जनता में चुनाव के टाइम हमारे कैंडिडेटों को बांटेंगे। भाजपा सरकार का नियम है, भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव जीतते हैं। गजब है मध्य प्रदेश, यहाँ भैंस भी। सतीश, आपने देखा ये अनूठा प्रदर्शन आज कांग्रेस की पार्टी के विधायकों ने किया। क्या मकसद क्या था इस पूरे अनूठे प्रदर्शन के पीछे? पंकज जी, मैं आज बता दूं आपको, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह सिंगार कई कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने गए थे, और विरोध प्रदर्शन उनका करने का ये तरीका था कि भैंस के आगे हम बीन बजा रहे हैं। जो एक कहावत है कि पुरानी की भैंस के आगे बीन बजाना, जो भैंस के आगे बीन बजाने का उनका उद्देश्य ये था कि कई योजनाओं पर सरकार काम नहीं कर रही, केवल वादे कर रही है लेकिन उन पर काम नहीं कर रही है। जैसे कि युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ओबीसी को 27% आरक्षण अभी तक नहीं मिला, लाडली बहनों को 3000 रुपए कब मिलेगा, इन सारे वादों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती नजर आई थी कांग्रेस गवर्नमेंट। सतीश, आपने बात की सत्ता पक्ष के लोगों से भी कि क्या ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें हकीकत कितनी है? विपक्ष का काम है आपका विरोध करना, आपकी योजनाएं अगर ठीक से नहीं चल रही हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल करना और उसके खिलाफ प्रदर्शन करना। एक्चुअली में जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत मैं आपको बता दूं पंकज जी के, वास्तविकता में मध्य प्रदेश में जो सरकार भाजपा की काबिज है इस समय, और सरकार कहीं ना कहीं जो योजनाओं को लाने में कहीं ना कहीं कमी है इनकी। जो ये वादे करते हैं वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण आज जो है वो विधानसभा में इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया। सतीश, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने ये प्रदर्शन किया? वो कौन कौन सी चीजें ऐसी, जैसे उसमें उन्होंने पूछा कि रोजगार दोगे कि नहीं दोगे, किसानों को बीज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ओबीसी को आरक्षण दोगे कि नहीं दोगे, किसानों को बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये कौन कौन से मुद्दे, क्या उन्होंने कोई लिस्ट दी है आपको ऐसी जिससे पता चले कि किन किन मुद्दों पर वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि सरकार जो है वो नाकाम है? आज कांग्रेस का विशेष जो है, जो उनका आंदोलन मेन था वो था रोजगार के लिए। जो रोजगार के लिए भटक रहे पढ़े लिखे बेरोजगार, उनके लिए था। किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको बीज के लिए। और ओबीसी को जो 27% आरक्षण अब मिलना था, जो आज तक नहीं मिल पाया है। वहीं लाडली बहना को चुनाव के समय मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि मध्य प्रदेश में दोबारा अगर सरकार आती है तो लाडली बहनों को 3000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि आज तक नहीं दिए गए। सत्ता पक्ष के किसी प्रतिनिधि से आपकी कोई बात हुई इस पूरे प्रदर्शन के बारे में, उनकी कोई राय? जी पंकज जी, बता दूं कि बारिश काफी हो रही थी, जिस कारण जब विधानसभा का सत्र खत्म हुआ तो सारे नेता जो है जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गए, जिससे हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल सत्ता पक्ष के लोगों से कुछ आपके लिए बात करके कुछ इसका जनाधार निकाल के लेकर आऊं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, आप नजर बनाए रखिएगा। कल आपसे फिर एक बार इसी घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे।
अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां राजभवन के आसपास स्थित 5 एकड़ से अधिक बेशकीमती जमीन यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट से खाली करा ली गई है। इस जमीन की कीमत अरबों में बताई जा रही है। जमीन को आज छत्तीसगढ़ शासन ने चर्च से वापस ले लिया। ये जमीन ग्रास मेमोरियल ग्राउंड, राजभवन और आकाशवाणी मंदिर के सामने स्थित है। अरबों की इस जमीन का मामला तब सामने आया जब हिंदू स्वाभिमान संगठन ने इसको कब्जा मुक्त कराने के लिए राजस्व न्यायालय में याचिका दायर की। जमीन 1922 में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट को लीज पर दी गई थी। लीज की अवधि 2022 में समाप्त हो चुकी थी, लेकिन चर्च ट्रस्ट ने ना तो इसे रिन्यू कराया और न ही लीज खत्म होने के बाद ट्रस्ट ने जमीन पर अपना कब्जा छोड़ा। हिंदू स्वाभिमान संगठन के आगे आने के बाद शासन ने इसका संज्ञान लिया और अपनी जमीन खाली कराकर कब्जा ले लिया। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर अपने रायपुर संवाददाता लाल शाह से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये एक्चुअली पूरा मामला क्या है। लाल, बताइए कि एक्चुअली ये पूरा मामला क्या है, घटनाक्रम आपने देखा क्या है, क्या पूरा घटनाक्रम ये? हेलो हेलो लाल शाह, ये पूरा घटनाक्रम जो जमीन को मुक्त कराने का था सरकार की तरफ से, ये पूरा घटनाक्रम क्या है, पूरा मामला क्या है? जी, ये पूरा मामला ये है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का मामला कई सामने आया। जैसे रायपुर भी, राजधानी में भी ये घटना सामने आई है। जो चर्च की जमीन जो थी, जिसको शासन द्वारा जो करीब कई साल, मतलब कि सोचो कि कई साल, करीब 1 करोड़ अरबों रुपए की जमीन थी, जिसको लेकर के हिंदुवानी संगठन वाले लोगों ने, मतलब कि शासन की तरफ में मांग की कि ये जगह को ईसाई धर्म के लोगों ने जैसे चर्च के नाम से जैसे कब्जा करके रखा है, जहाँ उसका कुछ एग्रीमेंट बना हुआ था, जो कि निर्धारित समय से उसका एग्रीमेंट खत्म हो जाने के कारण उसको बोला गया कि आप या तो रिन्यूअल करवाए नहीं, तो इसलिए आप इसको खाली करो। खाली करने के लिए शासन के पास ये लोग अपनी डिमांड भेजे और शासन की मदद से इस जगह को खाली करवाया गया। नहीं, तो ये बताइए कि ये चर्च ने इस जमीन को वापस लेने के लिए कोई कानूनी लड़ने का मन बनाया है? क्योंकि अभी ये तो घटना मतलब पूरा मामला कोर्ट के पास होगा, विचाराधीन होगा। नहीं, देखिए, अगर ऐसा कोर्ट के पास अगर मामला विचाराधीन अगर यदि होता तो खाली कराने के लिए इस तरह से प्रशासन का अमला तो पहुंचता नहीं कब्जा करने के लिए। सबसे बड़ी चीज तो जहाँ तक के लग रहा है कि वो लोग अभी इस चीज को लेकर के ठंडे वस्ते में डाल दिए थे। भले बाद में अगर इसका कुछ जानकारी आएगा तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। अच्छा, तो मतलब ये संभावना है कि चर्च के लोग जो हैं वो आगे कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट की उसमें शरण में जा सकते हैं? जी, लेकिन जिस हिसाब से उनका लीज खत्म हो जाने के बाद, जैसे अपन कोई भी चीज का लीज खत्म हो जाता है, एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, अगर हम उसको एग्रीमेंट नहीं कराते तभी जाकर के ऐसी घटना सामने आती है। अगर वो एग्रीमेंट करवा लिया होता शासन से, किसी तरह से फिर से रिन्यूअल अगर हो गया होता तो आज ये नौबतें नहीं आती। चलिए लाल शाह, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और अब चलते हैं यूपी के फतेहपुर, जहां एक महिला की न केवल निशंस तरीके से हत्या कर दी गई, बल्कि उसके पास दरिंदगी भी की गई। पकड़े गए युवक ने बताया कि उसे शक था कि इस महिला ने जहर देकर उसके पिता की हत्या की। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में दमहा नाले के पास जंगल में आज एक महिला का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस को पता चला कि गांव के ही रहने वाले युवक सर्वेश निषाद ने महिला को पहले अपने घर में बुलाकर शराब पिलाई और फिर शाम को बाजार घुमाने के बहाने ले गया, जहां दोनों ने सब्जी आदि के साथ फिर शराब खरीदी और फिर जंगल पहुंचकर वहां झाड़ियों के पास बैठकर बहुत देर तक उन लोगों ने शराब पी। नशे में होने के बाद सर्वेश ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जिससे उसकी मौत हो गई। दरिंदगी के बाद उसने गला दबाया और ईंट से प्रहार किया ताकि किसी भी कीमत पर वो जिंदा ना बचे। जब उसे मौत का विश्वास हो गया तो वो वहां से फरार हो गया। पुलिस को ग्रामीणों से पता चला कि महिला काफ़ी देर से इस युवक के साथ बैठी पी रही थी। जब उसको पकड़ा गया तो पूछताछ में उसने न केवल हत्या कबूली बल्कि दरिंदगी भी बताई। उसने बताया कि इस महिला ने कुछ दिन पहले उसके पिता को जहर देके मारा था। पुलिस ने पूछा कि उसको ये कैसे पता लगा तो उसने बोला कि उसे शक था। पूरे घटनाक्रम के बारे में फतेहपुर संवाददाता रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ हैं। रिजवान, ये एक सनसनीखेज घटना है, क्या है पूरी वारदात, क्या है पूरी घटना, जरा तफसील से बताइए। हम आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह कुछ लोगों ने किशनपुर थाना इलाके के दमहा नाले के पास एक महिला का शव देखा था कि महिला के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। बताया कि महिला के साथ गुप्तांगों पर भी दरिंदगी करी गई थी। वहीं
आरोपियों ने जो युवक था वो एक युवक के साथ बाजार को निकली थी, जिसके साथ जिसका नाम सर्वेश निषाद था, वही गांव के रहने वाला था, जो बाजार सब्जी लेने के लिए निकला था। वहीं साथ में दोनों लोगों ने नशा भी किया वहीं खेत में जाकर, और बाद में उसने उसके साथ दरिंदगी करते उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नशे की हालत में आरोपी ने महिला के मुंह पर प्रहार भी किया था। वहीं महिला के गुप्त आंख पर भी गंभीर जख्म दिए हैं, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जो है निषाद, उसने ये दावा किया या उसने ये आरोप लगाया है कि उस महिला ने उसके पिता को जहर देके मार दिया था। तो क्या ये आपस में कुछ रिश्तेदार हैं या कैसे इस चीज का उसको शक था? इसको शक था, पर ये आपस में रिश्तेदार नहीं थे। ये आपस में शायद जो बात होती थी या पड़ोसी थे या ऐसा कुछ था इनके बारे में। अब इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। चलिए ठीक है, पुलिस ने कुल मिला के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शहर आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सारी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।